वेलकम स्टूडेंट्स इन द इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लासेस। ये लास्ट सेशन है हमारा इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 6, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बाकी हैं, देन चैप्टर ओवर। क्वेश्चन नंबर 50। सिंस द लेट 1970s इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर। 1970 के बाद सरकार ने थोड़ा ध्यान देना शुरू कर दिया था उन एंटरप्राइजेज पर और उन वर्कर्स पर जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। वाई? ऐसा क्यों किया था? पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1970 के बाद ध्यान देना शुरू कर दिया। सिंस द लेट 1970s इंडिया स्टार्टेड पेइंग अटेंशन टू एंटरप्राइजेज एंड वर्कर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर बिकॉज ऑफ द following reasons. Reason number 1, workers and enterprises in the informal sector do not get regular income. इन लोगों के पास रेगुलर इनकम नहीं होती, इसलिए सरकार ने इनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया। सरकार ने नहीं, इंडिया ने, पूरे इंडिया ने ही। नंबर 2, दे डू नॉट हैव एनी प्रोटेक्शन और रेगुलेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। इनके द्वारा गवर्नमेंट के लिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाए जाते। खासकर इनके अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए किसी प्रकार के लेबर लॉज नहीं हैं देश में। जितने भी लेबर लॉज हैं वो सब फॉर्मल सेक्टर के लिए हैं, इसीलिए अब इनकी तरफ ध्यान देना ज़्यादा बनता है। नंबर 3, वर्कर्स आर डिसमिस्ड विदाउट एनी कॉम्पेंसेशन। बिना किसी नोटिस के जब चाहे तब वर्कर को निकाला जा सकता है। दैट मीन्स हायर एंड फायर पॉलिसी। And point number 4, technology used in the informal sector enterprises is outdated. यहां पर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है वो लगभग आउटडेटेड है। They also do not maintain any accounts. और इस प्रकार की एंटरप्राइजेज में अकाउंट भी नहीं बनाए जाते, कोई हिसाब किताब नहीं रखा जाता। इसीलिए 1970s के बाद इंडिया ने स्टार्ट कर दिया इनकी तरफ थोड़ा ध्यान देना शुरू, वो एंटरप्राइज और वर्कर्स जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। ड्यूरिंग द पीरियड 1950 टू 2010 एम्प्लॉयमेंट ग्रू एट द रेट ऑफ नॉट मोर देन 2%। 1950 और 2010 के बीच एम्प्लॉयमेंट में हर साल जो वृद्धि होती है वो 2% भी नहीं होती, नॉट मोर देन 2%, जो अच्छी बात नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट में परसेंटेज जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है। क्वेश्चन नंबर 52। द न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द डैश सेक्टर। लेकिन इस बार ऑप्शन गिवन है और चिंता ना करिए, एग्जाम में भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शंस गिवन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो आएंगे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस में आएंगे एक्चुअली। तो जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं ना जिसमें ऑप्शंस गिवन नहीं थे, उन्हें देखिए घबराइए नहीं, लेकिन समझकर कीजिए उनको, क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शंस होंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पर फिलहाल 2 ही ऑप्शन है। दोबारा क्वेश्चन पढ़िए। The newly emerging jobs are found mostly in the service sector. हाल फिलहाल में जो नई जॉब पैदा हो रही हैं अधिकतर वो सर्विस सेक्टर्स में हो रही हैं। ये एक नया उभरता हुआ सेक्टर है जो लोगों को रोजगार दे रहा है। What is meant by फैक्ट्री वर्क? पहले इसका मतलब अलग हुआ करता था, लेकिन अब इसका मतलब बदल चुका है। अर्लियर फैक्ट्री वर्कमैन वर्किंग इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिटीज, अर्थात कोई भी वर्कर अगर ऐसी जगह काम करता है, ऐसी फैक्ट्री में जो कि शहर में है, उसे बोलते थे फैक्ट्री वर्क। वेयर एज नाउ टेक्नोलॉजी हैज एनेबल्ड पीपल टू प्रोड्यूस दोज फैक्ट्री बेस्ड गुड्स एट होम इन विलेजेस। लेकिन आजकल तो वो सभी गुड्स जो पहले फैक्ट्रीज में बनते थे अब लोग घर पे ही उनको बनाने लगे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में भी, क्योंकि टेक्नोलॉजी पहले से हाई हो चुकी है। तो अगर कोई व्यक्ति अपने घर में भी
हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए प्रोडक्शन कर रहा है तो वो भी फैक्ट्री ही कहलाएगी। नेक्स्ट, जिसे कहा जाता है कॉटेज इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 54, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया विद एग्जाम्पल। यह मानते हुए कि यह क्वेश्चन एग्जाम में 6 नंबर तक आ सकता है, तो इसमें आप अगर 3 पॉइंट भी एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, केवल मतलब नहीं बताना है, एग्जाम्पल भी बताना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडिया। पॉइंट नंबर 1, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, खुली बेरोजगारी। In many cities, we find people standing in some selected areas looking for people to employ them for that day's work. शहरों में आपको लंबी लंबी लाइन लगी मिलेंगी कंपनीज के सामने, और ये वो लोग हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं ऐसे लोगों का कि फैक्ट्री से लोग बाहर आएंगे और उन्हें काम पर लगाएंगे। कम से कम उस दिन के लिए उनको काम मिल जाएगा। सम गो टू फैक्ट्रीज, इनमें तो कुछ लोग फैक्ट्रीज में जाते हैं काम मांगने, कुछ ऑफिस में जाते हैं, एंड गिव देयर बायोडेटा एंड आस्क वेदर देयर इज एनी वैकेंसी इन देयर फैक्ट्री और ऑफिस। और वहां जाकर पूछते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई वैकेंसी है या नहीं, अगर है तो प्लीज़ हमें काम पर रख लीजिए, हम बेरोजगार हैं, काम नहीं है हमारे पास। मैनी इन द रूरल एरियाज डू नॉट गो आउट, ग्रामीण क्षेत्रों में कोई बाहर नहीं जाता, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाते हैं, काम मिल गया तो ठीक, नहीं तो पड़े हैं आराम से। खुली बेरोजगारी है भाई, दिखाई दे रहा है खुला आदमी बेरोजगार है। एंड आस्क फॉर अ जॉब बाय बट स्टे होम, ये बाय नहीं है बट आएगा यहां पर, बट स्टे होम, वो घर पे ही रहते हैं। वेन देयर इज नॉट वर्क, काम होगा तो काम करने चले जाएंगे, नहीं तो जैसे मैंने बताया पेड़ के नीचे लगाई चारपाई और लेट गए। सम गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, कुछ लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जाते हैं अपना बायोडेटा जमा कराने के लिए। रोजगार कार्यालय, जो गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं जहाँ पर बेरोजगार लोगों की का पूरा डेटा मेंटेन किया जाता है, और जैसे ही उनके लिए कोई जॉब जनरेट होता है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो सम गो टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एंड रजिस्टर देमसेल्व्स फॉर वैकेंसीज नोटिफाइड थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस, दिस इज कॉल्ड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस प्रकार से आपको यहां पर विद एग्जाम्पल इसको समझाना पड़ेगा। नेक्स्ट, अभी 2 पॉइंट और बताएंगे क्योंकि 6 नंबर का क्वेश्चन हमने इसको एज्यूम किया है। विद एग्जाम्पल हमसे पूछा गया टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, तो कम से कम 3 पॉइंट तो बताना बनते हैं। पॉइंट नंबर 2, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सपोज अ फार्मर हैज 4 acres ऑफ लैंड, एक किसान के पास 4 बीघा जमीन है, एंड ही एक्चुअली नीड्स ओनली 2 वर्कर्स एंड हिमसेल्फ, उसे अपने साथ केवल 2 वर्कर्स की आवश्यकता है टू कैरी आउट वेरियस ऑपरेशंस ऑन हिज फार्म इन अ ईयर। बट इफ ही एम्प्लॉयज 5 वर्कर्स, है तो जरूर 2 लोगों की, लेकिन अगर उसने 5 लोगों को लगा लिया काम पर, एंड हिज फैमिली मेंबर्स, और साथ में घर वालों को भी लगा लिया, जैसे कि एज हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, जहां 2 लोगों की वर्कर की आवश्यकता थी वहां 5 लगा लिए, और अपने बीवी बच्चों को भी साथ में लगा दिया काम पर। दिस सिचुएशन इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहां पर उन लोगों की आवश्यकता नहीं है और फिर भी उन्हें काम पे लगाया गया, तो उनके लगाने से प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, प्रोडक्शन उतना का उतना ही रहेगा जितना पहले था। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। Many people migrate to an urban area, pick up a job and stay there for some time and then come back to their home villages. कुछ लोग शहरों में जाते हैं जब सीजन होता है, काम करते हैं, जब काम खत्म हो जाता है कुछ समय के बाद वापस लौट आते हैं अपने गाँव में। ये सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जब सीजन था वो शहर चले गए, उन्हें काम मिल गया, जब सीजन खत्म जॉब भी खत्म। दिस इज बिकॉज वर्क इन एग्रीकल्चर इज सीजनल, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी तो काम सीजनली मिलता है उन लोगों को। जब तक सीजन होगा खेत में काम करेंगे, जब दिखेगा काम नहीं है शहर चले जाएंगे।
गारंटी थोड़ी है शहर में जाके काम मिल जाएगा। मिल गया तो ठीक, वरना यही तो है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर। ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे साल हर महीने काम नहीं होता। वेन देयर इज नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, पीपल गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर जॉब्स। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब लोगों के पास काम नहीं होता तो शहरों की ओर चले जाते हैं काम की तलाश में। दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो। फिलहाल यहां पर बहुत सारे आपको केसेस दिखाए जा रहे हैं, एग्जाम में तो इनमें से कोई एक ही केस आएगा एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर। फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई दोज विच आर इन द फॉर्मल सेक्टर। इनमें से आपको पहचानना है कि फॉर्मल सेक्टर में क्या आता है, या इनमें से फॉर्मल वर्कर कौन है। एक ही बात है, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में ही फॉर्मल वर्कर काम करता है। यहां पर फॉर्मल सेक्टर के लिए आप केवल दो बातें ध्यान रखिएगा, हर एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर पब्लिक सेक्टर है दैट मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर, तो वो फॉर्मल सेक्टर होता है। एंड पॉइंट नंबर 2, अगर प्राइवेट सेक्टर है और वहां पर हायर्ड वर्कर्स की संख्या 10 या 10 से ज्यादा है तो वो भी फॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। नाउ पॉइंट नंबर ए, अब पुलिस कांस्टेबल, एक हवलदार, ये तो फॉर्मल वर्कर कहलाएगा क्योंकि ये फॉर्मल सेक्टर में आएगा, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गया ना। पॉइंट नंबर बी, नर्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल मीन्स फॉर्मल, ये भी फॉर्मल सेक्टर कहलाएगा। और टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, चैप्टर का नाम क्या है एक्चुअली, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ, इनफॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज। यानी कि फॉर्मल सेक्टर क्या है और इनफॉर्मल सेक्टर क्या है, यह बात हो जाती है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चैप्टर के नाम के अंदर ही आ रहा है टॉपिक, इनफॉर्मलाइजेशन। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। पॉइंट नंबर सी, साइकिल रिक्शा पुलर, रिक्शा खींचने वाला, ये तो इनफॉर्मल हो गया। पॉइंट नंबर डी, अ क्लर्क इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। अब ये इस बात पे ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस या तो गवर्नमेंट का होगा, अगर ये गवर्नमेंट का है तो फॉर्मल सेक्टर हो गया, और अगर प्राइवेट है तो भी यहाँ पर कम से कम 10 वर्कर से ज़्यादा लोग काम कर रहे होंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, ये कोई दुकान नहीं है, तो इसलिए इसको फॉर्मल में ही रखा जाएगा, चाहे आप इसको गवर्नमेंट कंसीडर करो या प्राइवेट सेक्टर कंसीडर कर लो। ऑफिस, इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में काम करने वाला क्लर्क हमेशा फॉर्मल सेक्टर के अंतर्गत माना जाएगा। पॉइंट नंबर ई, द ओनर ऑफ अ टेक्सटाइल शॉप एम्प्लॉइंग 9 वर्कर्स। एक आदमी कपड़े की दुकान चलाता है लेकिन उसके यहां पर 9 वर्कर्स हैं, ये इनफॉर्मल हो गया क्योंकि वर्कर्स 10 से कम हैं। हायर्ड वर्कर्स होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, घर के मेंबर्स नहीं। पॉइंट नंबर एफ, ड्राइवर ऑफ अ बस कंपनी विच हैज मोर देन 10 buses with 20 ड्राइवर्स, कंडक्टर्स एंड अदर वर्कर्स। एक कंपनी है बस कंपनी जिसके पास 10 बसेस हैं और 20 ड्राइवर्स हैं, साथ में कंडक्टर्स भी हैं, अदर वर्कर्स भी हैं। ये फॉर्मल सेक्टर में आ जाएगा क्योंकि यहां पर हायर्ड वर्कर्स मोर देन 10 हैं। पॉइंट नंबर जी, वर्कर इन अ होटल विच हैज 7 हायर्ड वर्कर्स एंड 3 फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स कितने हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हायर्ड वर्कर्स को देखिए 7 है केवल, इसका मतलब ये इनफॉर्मल सेक्टर में आएगा। पॉइंट नंबर एच, अ प्राइवेट स्कूल टीचर इन अ स्कूल विच हैज 25 टीचर्स मोर देन 10, दैट मीन्स फॉर्मल हो गया ये भी। पॉइंट नंबर आई, सिविल इंजीनियर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी विच हैज 10 वर्कर्स।
अगर वर्कर्स 10 हैं दैट मीन्स फॉर्मल सेक्टर. एंड लास्ट पॉइंट जे, कंप्यूटर ऑपरेटर इन द स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस वर्किंग ऑन अ टेम्परेरी बेसिस. ये टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहा है कि परमानेंट बेसिस पर, ये बेकार की बात है. ध्यान दीजिए इस बात पर कि ये व्यक्ति काम कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिस में, और अगर स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस है तो ये फॉर्मल सेक्टर है. यहां पर टेम्परेरी बेसिस वर्ड केवल लगाया गया है आपको कंफ्यूज करने के लिए. कंप्यूटर ऑपरेटर चाहे परमानेंट बेसिस पे हो या टेम्परेरी बेसिस पे हो. अगर परमानेंट बेसिस पे है तो इसका मतलब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉई है, और अगर टेम्परेरी बेसिस पर है तो इसका मतलब वो कैजुअल वर्कर है. लेकिन दोनों ही कंडीशन में ये सेक्टर तो फॉर्मल ही कहलाएगा, और इसलिए जे पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. जे पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56. यू आर रिजाइडिंग इन अ विलेज. एज्यूम कीजिए आप एक गांव में रहते हैं. इफ यू आर आस्क्ड टू एडवाइज द विलेज पंचायत, और आपको कहा गया है कि आप सुझाव दीजिए ग्रामीण पंचायत को, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज वुड यू सजेस्ट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ योर विलेज विच वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट. तो ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को इंप्रूव करने के लिए यहां पर आपको सुझाव देने हैं, और सुझाव इस प्रकार के देने हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो. द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द विलेज विच वुड ऑल्सो जनरेट एम्प्लॉयमेंट. तो ये कुछ एक्टिविटीज यहां पर आपको बताई जा रही हैं, जो ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनसे ग्रामीण में क्षेत्र में सुधार भी आएगा कुछ, अर्थात रूरल डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. जैसे कि पॉइंट नंबर ए, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज सच एज कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, स्कूल्स एटसेट्रा. गरीबी हटाने के लिए कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी लोगों को, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनवाई जाएंगी, स्कूल बनवाए जाएंगे. तो जाहिर सी बात है इससे ग्रामीण विकास होगा, और साथ ही साथ लोगों को काम भी मिलेगा. पॉइंट नंबर बी, प्रोविजन ऑफ सर्विसेज इन एरियाज सच एज प्राइमरी हेल्थ एंड प्राइमरी एजुकेशन विच कैन एम्प्लॉय एजुकेटेड यूथ ऑफ द विलेज आफ्टर ट्रेनिंग दैम. ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ सेवाएं देने का यहां पर प्रस्ताव रखा गया है, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स खोलने चाहिए जहां पर लोगों का इलाज होता है, एंड प्राइमरी एजुकेशन जहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाएगा. इससे ग्रामीण विकास भी होगा, और कुछ लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेटेड यूथ जो है, उन्हें काम भी मिलेगा, और इसके लिए उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग अलग से देनी पड़ेगी. दैट्स ऑल. पॉइंट नंबर सी, प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज. साफ पीने का पानी अवेलेबल कराया जाएगा गाँव में, नालियों की सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए, सड़कों पर पानी नहीं भरना चाहिए, गंदा पानी. प्रोविजन फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज बाय एम्प्लॉइंग विलेज पॉपुलेशन इन कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज फैसिलिटीज. और इन फैसिलिटीज को जनरेट करने के लिए गांव के लोगों को ही काम पर लगाया जाए. डबल फायदा. दैट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र का विकास भी होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा. नेक्स्ट पॉइंट नंबर डी, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस फॉर पीपल टू बाय इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग असेट्स. लोगों की वित्तीय सहायता की जाए, अर्थात पैसे के द्वारा उनकी हेल्प की जाए ताकि वो कुछ ऐसे एसेट्स खरीदें जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़े और साथ में उनको काम भी मिले. नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, क्वेश्चन नंबर 57. There has been a change in the structure of workforce and the nature of employment in India. Explain. स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स में और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो बदलाव आए हैं इकोनॉमी के अंदर, उन चेंजेस को यहां पर हमें एक्सप्लेन करना है कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स में क्या बदलाव आया है और नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में क्या बदलाव आया है.
देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स एंड द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम्स में। पॉइंट नंबर 1, न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर। पहला बदलाव तो ये आया है कि सर्विस सेक्टर में जॉब्स पैदा होने लगी हैं ज़्यादा। द एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड द एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी नाउ फ्रीक्वेंटली permit a high competitive existence for efficient small scale and often individual enterprises or specialist workers side by side with the multinationals। वो सभी मल्टीनेशनल कंपनीज जो सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं और वो यूज़ कर रही हैं हाई टेक्नोलॉजी को, और ये भी देख रही हैं वो कि मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से वो स्पेशलिस्ट को अपने यहाँ पर अपॉइंट करती हैं, जिसकी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज के अंतर्गत जो सर्विस सेक्टर है उसमें रोजगार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पॉइंट नंबर 2, आउटसोर्सिंग ऑफ वर्क इज बिकमिंग अ कॉमन प्रैक्टिस। आउटसोर्सिंग का मतलब कोई भी कंपनी जब किसी काम को खुद ना करके किसी बाहर की एजेंसी से उस काम को पूरा कराती है तो वही आउटसोर्सिंग कहलाता है। बाहर की कंपनी हो सकता है वो देश के बाहर की कंपनी हो या देश के अंदर भी हो, लेकिन वो काम हम नहीं करेंगे, उस एजेंसी से पूरा कराएंगे। तो यह ट्रेंड भी आजकल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज काफ़ी हद तक पैदा हो रही हैं। इट मीन्स दैट अ बिग फर्म फाइंड्स इट प्रॉफिटेबल टू क्लोज डाउन सम ऑफ इट्स स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स। आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज अपने स्पेशलिस्ट डिपार्टमेंट्स को बंद कर रही हैं, जैसे कि लीगल और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग और कस्टमर सर्विस सेक्शंस, और ये सभी काम करवाए जा रहे हैं आउटसाइड एजेंसीज से, एंड हैंड ओवर अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीस मिल जॉब्स टू वेरी स्मॉल एंटरप्राइजेज और स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल्स, समटाइम्स सिचुएटेड इवन इन द अदर कंट्रीज। और कभी कभार तो ये काम देश के बाहर भी दे दिए जाते हैं। तो यही कहलाता है आउटसोर्सिंग। जब कंपनी को लगता है कि हम अगर कोई काम करेंगे तो उसमें खर्चा भी ज़्यादा आएगा और काम की क्वालिटी भी उतनी बेस्ट नहीं होगी जितना कि बेस्ट हमें एक दूसरा स्पेशलिस्ट एजेंसी के द्वारा वो सर्विसेज दी जा सकती हैं, तो कंपनी अपने उस डिपार्टमेंट को बंद कर देती है और वो सर्विसेज एक एजेंसी से प्राप्त करती है, आउटसाइड एजेंसी से। यही कहलाता है आउटसोर्सिंग। नेक्स्ट, अब यही क्वेश्चन कंटिन्यू होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये। पॉइंट नंबर 3, द ट्रेडिशनल नोशन of the modern factory or office as a result has been alerting in such a manner that for many the home is becoming the workplace. All of this change has not gone in favor of the individual worker. आजकल फैक्ट्रीज हों या ऑफिसेज हों, आजकल ये ट्रेंड हो गया है कि लोग घर बैठ के ही काम कर रहे हैं। इससे कंपनीज का फायदा है, कंपनी को ऑफिस मेंटेन नहीं करना पड़ रहा, फैक्ट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ रही। जैसे कि कोरोना में हमने देखा था वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी, कि आपको घर बैठ के ही काम करना है। ये जो पॉलिसी है वर्कर्स के लिए अच्छी नहीं है, और यह बदलाव आजकल बहुत ज़्यादा आ रहा है, और खासकर कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा, क्योंकि कंपनीज इस बात को समझ गई कि भाई काम तो उतना ही हो रहा है हमारा जितना कि पहले हुआ करता था, लेकिन अब ज़्यादा फायदा है क्योंकि हमें ऑफिस में खर्चे नहीं करने पड़ते, फैक्ट्रीज के बहुत सारे खर्चे बच गए हैं। और वर्कर जब ऑफिस में आता है तो क्यों 8 घंटे काम करता है, और वर्क फ्रॉम होम तो 24 घंटे का हो गया ना। जब भी कंपनी आपको फ़ोन करेगी आपको काम करना पड़ेगा। तो ये जो पॉलिसी है ये वर्कर्स के लिए फ़ायदेमंद, उनके फेवर में नहीं होती। पॉइंट नंबर 4, द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम मोर इनफॉर्मल with only limited availability of social security measures to the workers. एम्प्लॉयमेंट का नेचर बदल रहा है, फॉर्मल सेक्टर लगातार घटता जा रहा है और इनफॉर्मलाइजेशन
लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, अर्थात रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यानी कि जॉब जाने के बाद, रिटायर होने के बाद ना पेंशन मिलेगी, ना प्रोविडेंट फंड मिलेगा, ना ग्रेचुइटी मिलेगी। पॉइंट नंबर 5, इन द लास्ट 2 डिकेड्स, अर्थात पिछले 2 दशकों में, अर्थात 20 सालों में, देयर हैज बीन रैपिड ग्रोथ इन द जीडीपी। पिछले 20 सालों में जीडीपी देश का बहुत तेजी से बढ़ा है, बट विदाउट साइमल्टेनियस इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन रोजगार नहीं बढ़ा है, और इसी को तो बोलते हैं जॉबलेस ग्रोथ। दिस हैज फोर्स्ड द गवर्नमेंट टू टेक अप इनिशिएटिव्स इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ गया है। अब गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेने पड़ रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के लिए, क्योंकि देश का जीडीपी बढ़ रहा है बहुत तेजी से, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं बढ़ रही हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट पर दबाव बढ़ रहा है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाने के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। दैट्स ऑल एंड इट इज द एंड ऑफ द चैप्टर। प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, बार बार वीडियोस को देखिएगा, ताकि ये सभी पॉइंट्स आपके दिमाग में 100% सेट हो जाएं और एग्जाम में आपको लिखते वक्त सोचना ना पड़े। इसलिए लिख लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा और बार बार वीडियोस को देखिएगा। थैंक यू।